पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे चैनल बायोलॉजिकल साइंस में। पिछले वीडियो मैंने 11th बायो के 1 से 10 पार्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में बाकी के जो 10 पार्ट हैं उनके हम इंपॉर्टेंट समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपका जो 11वां पार्ट है वो प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और समीकरण आपको ज़रूर याद होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा वायुमंडल से CO2 तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समीकरण 6CO2 + 12H2O एरो C6H12O6 + 6O2। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम ऑक्सीजन है और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर है लाल प्रकाश। क्लोरोफिल में पाए जाने वाले खनिज घटक है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में संपन्न होता है। अब पूरा जो प्रकाश संश्लेषण होगा उसको अगर हम समरी के तौर पर समझें तो एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट मतलब उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। समीकरण इसका 6CO2 + 12H2O एरो C6H12O6 + 6H2O + 6O2 और आप तीर के निशान के ऊपर आप प्रकाश और पर्णहरित लिख सकते हैं। अब ये जो क्रिया है वो कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में या हरित लवक में। हरित लवक के दो भाग हैं, ग्राना और स्ट्रोमा। तो पूरी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है उसके दो भाग होते हैं, प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। जिसकी प्रकाश अभिक्रिया है वो हरित लवक के ग्राना में होती है और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो स्ट्रोमा में होती है। और जो प्रमुख जो वर्णक हैं हमारे इसमें पर्णहरित में वो हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। प्रकाश संश्लेषण जो क्रियाविधि है उसके दो भाग जैसे मैंने बताया आपको, प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया को बायोसिंथेटिक फेस भी कहते हैं इंग्लिश में। तब जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसके अंदर जो प्रमुख घटनाएं होती हैं उसमें पहला है जल का प्रकाशिक अपघटन, दूसरा है फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें ATP का निर्माण होता है और NADPH2 भी बनते हैं। ये दो प्रकार से हो सकती है, चक्रीय पथ और अचक्रीय पथ। तो ये भी आपकी पुस्तक में है, इनको भी आप याद कर लेना। उसके बाद जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है उसको हम संश्लेषण अवस्था या बायोसिंथेटिक फेस भी कहते हैं। ये दो तरीके से हो सकती है, C3 चक्र और C4 चक्र, और एक है सैम पाथवे। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक है प्रकाश है, CO2 है, तापमान है और जल है। अगर आप इस पाठ को पूरा समझना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप जाकर इस पूरे पाठ को विस्तार से समझ सकते हैं। उसके बाद C3 पादप और C4 पादप, इसमें अंतर या C3 पथ जो है और C4 पथ जो है इसमें अंतर कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। C3 पथ में क्या होता है, इसमें CO2 का स्थिरीकरण एक बार होता है और C4 में इसमें CO2 का स्थिरीकरण 2 बार होता है। इसमें जो CO2 का प्रथम ग्राही है वो RUBP रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट है और इसमें प्रथम ग्राही होता है PEP। C3 पथ में प्रथम उत्पाद जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है जो 3 कार्बन का पदार्थ होता है, इसलिए इसको C3 पथ कहते हैं। और C4 पथ में जो प्रथम उत्पाद होता है वो ऑक्सो एसिटिक अम्ल होता है जो एक 4 कार्बन का पदार्थ है। C3 में ये वायुमंडल में अपेक्षाकृत कम CO2 ग्रहण करते हैं और ये वायुमंडल में अधिक CO2 ग्रहण करते हैं। फिर इसके लिए उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसके लिए 30 से 45 डिग्री होता है। इसमें प्रकाश श्वसन होता है और C4 पथ में प्रकाश श्वसन नहीं होता। और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो आप याद कर लेना। और इसके C3 पादप के उदाहरण लिख सकते हैं आलू, टमाटर आदि। और ये जो C4 पादप हैं इनके हैं मक्का, घास, चौलाई आदि। उसके बाद C3 चक्र जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। आसान से आपकी किताब में से मैंने डायग्राम दिया है। इसमें 3 चरण हैं इसके, कार्बोक्सिलेशन, अवकाश और पुनरुद्भवन। तो कार्बोक्सिलेशन में RUBP15 बाइफॉस्फेट द्वारा CO2 ग्रहण की जाती है जिससे 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। और अवकाश जो अवस्था है इस दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और बाद में RUBP का पुनरुद्भवन हो जाता है। तो ये चक्र भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद प्रकाश श्वसन, एक प्रकाश श्वसन की क्रिया भी होती है। C3 पादप में क्या है वो
हरे पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रिया जिसमें पौधे भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं तथा CO2 मुक्त होती है, परंतु ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। प्रकाश श्वसन की क्रिया 3 जो अंगों में होती है, हरित लवक, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो 3 कोशिका अंगों में संपन्न होती है ये। और इसका क्या है महत्व, इसका प्रकाश श्वसन अधिक ऑक्सीजन सांद्रता से पौधे की सुरक्षा करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण पार्ट में इंपॉर्टेंट। उसके बाद पादप श्वसन, श्वसन वाला जो पार्ट है, श्वसन की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं हम, और इस क्रिया में ATP ऊर्जा निकलती है तथा CO2 तथा एवं जल बनते हैं। और ऑक्सीकरण जो ऑक्सीश्वसन होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। समीकरण इसका इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। C6H12O6 प्लस O2 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, इसमें आप 6O2 लिख लेना। और प्रमुख कोशिकांग क्या है श्वसन के, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। इसको भी रेखा चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जब ग्लूकोज का एक ग्लूकोज अणु का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, सबसे पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया। ग्लाइकोलाइसिस चरण में ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं। फिर अगर इसका अनऑक्सी श्वसन होता है बिना ऑक्सीजन के, तब तो इसे या तो लैक्टेट बनेगा या फिर इथेनॉल बनेगा। और यदि इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ऑक्सी श्वसन में, तो इससे 2 पायरुवेट से बनते हैं एसिटिल CO, फिर उसके बाद क्रेब्स चक्र, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन परिवहन पथ, जिसमें जाकर फिर बाद में ATP ऊर्जा बन जाती है। तो इन चरणों के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। पादप नियामक, प्रमुख पादप नियामक कौन कौन से हैं? यदि किसी भी टहनी में जड़ पैदा के लिए हमें आप नियामक चाहिए, तो वो होगा ऑक्सिन नियामक या फिर ऑक्सिन पादप हार्मोन। हम पादप नियामक भी कहते हैं या फिर पादप हार्मोन भी कह सकते हैं उसे। फल को जल्दी पकाने के लिए तो यह है इथिलीन हार्मोन। पत्तियों की जरावस्था को रोकने के लिए साइटोकाइनिन। काकस्थ कलिकाओं में वृद्धि के लिए तो इसमें भी साइटोकाइनिन। एक रोजेट पादप में वोल्ट हेतु जिब्रेलिन्स। पत्तियों के रंध्र को तुरंत बंद करने के लिए तो यह एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन। अगला पाठ है मानव श्वसन। इसमें श्वसन तंत्र का जो चित्र है वो इम्पोर्टेंट है। इसके प्रमुख भाग आपको लेबल करने हैं, जैसे कंठ है, श्वास नली है, श्वसनी है, कूपिकाएँ हैं, डायफ्राम है। तो इसका भी आप अभ्यास कर लेना बनाकर। IRV एक परिभाषा है। IRV क्या है ये? अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वासित कर सकता है, और ये औसतन होती है 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर तक। ERV निःश्वसन सुरक्षित आयतन, इसकी परिभाषा क्या है? वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वासित कर सकता है, और ये 1000 से 1100 मिलीलीटर तक होती है। ATP का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। NADP का पूरा नाम निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। श्वसन तंत्र के प्रमुख विकार एम्फीसीमा और अस्थमा। एम्फीसीमा क्या है? इस रोग में कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय की सतह घट जाती है, और वायु प्रदूषण, धूम्रपान इसके प्रमुख कारण हैं। अस्थमा, इस रोग में श्वसनीय श्वसनिकाओं की शोध या उसमें सूजन आ जाती है, जिसमें श्वसन के समय घरघराहट होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है, और इसका कारण है प्रदूषण, धूलयुक्त वायु, धूम्रपान आदि। रक्त वाले पाठ में, आपके परिसंचरण वाले पाठ में है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिसिस। तो ये एक RH तत्व से संबंधित रोग है जो शिशुओं में जन्म से पहले गर्भावस्था में होता है, और ये घातक होता है। तो ऐसे शिशु जो हैं RH पॉजिटिव होते हैं, इनके माता RH माइनस तथा पिता RH प्लस होते हैं। परिवर्तन काल में भ्रूण के कुछ लाल रुधिराणु माता के रक्त में पहुंच जाते हैं, और माता के रुधिर में फिर प्रतिरक्षी पैदा होते हैं, और ये प्रतिरक्षी भ्रूण में पहुंचते हैं तो लाल कणिकाओं को चिपकाने लगते हैं, अर्थात भ्रूण को हानि पहुंचाते हैं। तो इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिसिस रोग कहा जाता है। हृदय चक्र और हृदय निकास। हृदय चक्र की परिभाषा क्या है? एक हृदय स्पंदन के प्रारंभ से दूसरे स्पंदन के प्रारंभ होने के बीच की घटनाक्रम को हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहते हैं। इस क्रिया में दोनों आलिंदों तथा दोनों निलय का प्रकुंचन एवं अनुशीतलन सम्मिलित होता है, और हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। और एक हृदय चक्र
जो है वो 0.8 सेकंड का होता है। हृदय निकास, हृदय प्रत्येक हृदय चक्र में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। इसे प्रवाह आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर जो मात्रा आती है उसे हृदय निकास या कार्डियक आउटपुट कहते हैं। हृदय धमनियों की व्याख्या। ध्वनि, हृदय ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? हृदय की ध्वनियों, एक तो लब है और एक डब है। दाएं एवं बाएं नीलों में आकुंचन एक साथ होता है। इसके फलस्वरूप त्रिवलनी तथा द्विवलनी कपाट एक त्रिव ध्वनि से बंद होते हैं, जिससे लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। आकुंचन के समाप्त होने पर ज्यों ही रक्त धमनी चापों से निलय की ओर जाता है तो वहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट ध्वनि से बंद होते हैं, जिससे डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। हृदय की इन्हीं ध्वनियाँ जो है लब एवं डब को स्टेथोस्कोप की सहायता से सुना जा सकता है और हृदय संबंधी रोगों का निदान किया जा सकता है। उत्सर्जन वाले पाठ में मूत्र की संरचना। मूत्र की संरचना में 95% जल, 2% नमक, 2.6% यूरिया, 0.3% यूरिक एसिड और अमोनिया, क्रिएटिनिन आदि के अंश होते हैं। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम वर्ण की उपस्थिति के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। अमीबा, अमीबा में संकुचित रसधानी जो है प्रमुख उत्सर्जन के अंग हैं और इसमें प्रमुख उत्सर्जनी पदार्थ जो है वो अमोनिया है। झींगा में हरी ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती हैं। कॉकरोच या तिलचट्टे में उत्सर्जन के अंग हैं मेलपेगी नलिकाएं। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब याद कर लेना। इसमें एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और उसकी अपराधिवृक्क ग्रंथि, तो आसान है, इसकी ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद एक वृक्काणु या नेफ्रॉन का चित्र, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वृक्काणु या नेफ्रॉन जो उत्सर्जन की इकाई है। इसमें है बॉमन संपुट, जिसमें ग्लोमेरुलस नलिकाओं का गुच्छा होता है। हैनले लूप, समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका और संग्रह नलिका, तो ये प्रमुख जो है नामांकन आपको करने हैं। वृक्क क्रियाओं का नियमन, कुछ हार्मोन वृक्क क्रियाओं का नियमन करते हैं। इसमें प्रमुख है ADH, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो मूत्र नलिकाओं में ग्लोमेरुलस फिल्टर से पानी के अवशोषण में सहायता करता है और इसके अल्प श्रवण के कारण डायूरेसिस या पतले मूत्र वाला रोग हो जाता है, जिससे मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा है एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, ये हृदय के आलिंद द्वारा स्रावित होता है और ये अधिवृक्क ग्रंथि से एल्डोस्टेरोन स्राव को कम करता है। एंजियोस्टेटिन सेकंड, ये एक शक्तिशाली वैसोकॉन्ट्रैक्टर है जो ग्लोमेरुलस रक्तचाप को बढ़ाकर GFR को नियंत्रित करता है और यह समीपस्थ नलिकाओं द्वारा सोडियम के अवशोषण को भी उत्तेजित करता है। गमन वाले पाठ में मानव शरीर की कोशिका में 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। अमीबीय या कूटपादी गति, मानव शरीर में पाए जाने वाले श्वेत रुधिराणु जो ल्यूकोसाइट्स हैं और महाभक्षाणु हैं, उनमें इस तरह की गति जो है वो पाई जाती है और अमीबा में भी इस तरह की गति पाई जाती है। पक्षमापी गति, ये स्तनियों में, शुक्रवाहिनियों में, अंडवाहिनियों में, श्वास नली में जो है छोटे छोटे से सीलिया या पक्षमाप पाए जाते हैं, तो उनमें इस तरह की गति पाई जाती है। पेशीय गति, ये हमारे उपांगों जैसे अग्रपाद, पश्चपाद, जबड़ों, जीवा, नेत्र पेशियों आदि में इस तरह की पेशीय गति पाई जाती है। अग्रपाद की अस्थियाँ इंपॉर्टेंट है, इसका चित्र भी, तो इसमें है अंशमेखला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजेस, तो ये भी आप अभ्यास कर लेना। इसी तरह से पश्चपाद की अस्थियाँ या श्रोणी मेखला, फीमर जो है सबसे जब मजबूत अस्थि होती है शरीर की, उसके बाद घुटने में पेटुला, फिर टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजेस। कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ रोग हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस, यह एक स्व प्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाल पेशियों का पक्षघात होता है। पेशीय दुष्पोषण विकार, इस विकार कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहासन मतलब कमजोर हो जाती हैं। तीसरा है अपतानिका, शरीर में कैल्शियम आयनों कमी के कारण ये रोग होता है। संधि शोथ, आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों का शोथ हो जाता है। अस्थि सुषिरता, यह उस विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थ में कमी से अस्थि भ्रंग
की प्रबल संभावना हो जाती है। गाउट ये जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण होता है। ये प्रमुख विकार हैं, इन पर भी प्रश्न आ सकता है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क की बनावट आपको याद रखनी है। मस्तिष्क 3 झिल्लियों से ढका रहता है, ड्यूरामीटर, आर्केनॉइड और पायोमीटर। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्र का निर्माण करते हैं और मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्र का निर्माण करती हैं। ऐसी तंत्रिकाएं जो आवेग को संवेदी अंगों से मस्तिष्क की ओर ले जाती हैं उन्हें संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं, और ऐसी तंत्रिकाएं जो तंत्र के आवेगों को मस्तिष्क से मेरुरज्जु से अपवाहक अंगों तक ले जाती हैं उन्हें चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। तंत्रिका कोशिका का चित्र इम्पॉर्टेंट है, तो इसका भी आप अभ्यास कर लेना। उसके बाद है प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में अंतर। प्रमस्तिष्क सेरेब्रम कहते हैं जिसे हम, और अनुमस्तिष्क जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं। प्रमस्तिष्क ये अग्र मस्तिष्क का मुख्य भाग है, ये पश्चिम मस्तिष्क का मुख्य भाग है। इसके 2 भाग होते हैं, बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध और इसके दाएं और बाएं अनुमस्तिष्क गोलार्ध। प्रमस्तिष्क गोलार्ध की गुहा पावा वेंट्रिकल कहलाती है और ये ठोस होता है। प्रमस्तिष्क का प्रमुख कार्य है इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाएं, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन आदि। अनुमस्तिष्क जो है इसका शरीर की भंगिमा और शरीर का संतुलन बनाए रखने में ये सहयोग करता है। लास्ट पार्ट आपका जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर। बहिःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? ये संक्रिय नलिकाओं के द्वारा संबंधित अंगों से जुड़ी रहती हैं, अर्थात ये अपने स्राव नलिका के माध्यम से संबंधित अंग में भेजती हैं। इसमें है पाचक ग्रंथियां हैं, त्वचा की तैलीय ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथि, यकृत से निकलने वाली नलिकाएं आदि। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं? ये अपने स्राव जो है सीधे रक्त में छोड़ती हैं और इनको हम हार्मोन बोलते हैं। प्रमुख ग्रंथियां जैसे थायराइड है, पैराथायराइड है, अधिवृक्क है, पीयूष पिनील आदि। हार्मोन क्या है? हार्मोन वे संदेशवाहक रसायन होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और सीधे रक्त में पहुंचाए जाते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा शरीर के लक्ष्य कोशिकाओं को प्रभावित करती है। प्रमुख ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से निकलने प्रमुख हार्मोन गोनाडोट्रोपिन। पीयूष ग्रंथि से कई हार्मोन निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इससे निकलने वाले प्रमुख हार्मोन वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एंड्रोजन आदि। थायराइड ग्रंथि, इससे निकलने वाले हार्मोन है प्रमुख है थायरोक्सिन, T4, ट्राइडोथायरोन, T3 और थायरोकैल्सिटोनिन। पैराथायराइड से पैराथायराइड हार्मोन, अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनालिन, नोरएड्रेनालिन तथा नॉरएपिनेफ्रिन। इससे निकलने वाले जो हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है वो संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से ग्लूकागोन और इंसुलिन, वृषण से एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, थाइमस से थाइमोसिन, आलिंद भित्ति से एट्रियल नेरियोटिक फैक्टर ANF। तो प्रमुख ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। कुछ रोग हैं जो हार्मोनों के कम स्राव से अधिक स्राव से हो जाते हैं, उसमें प्रमुख है मधुमेह रोग। यह रोग इंसुलिन हार्मोन कमी से होता है। शर्करायुक्त पदार्थों का कम उपयोग और नियमित व्यायाम से रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। घेंगा रोग, ये थायरोक्सिन हार्मोन कमी से होता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने से गलकंड या घेंगा रोग से बचा जा सकता है। एडिसन रोग, यह रोग एड्रेनालिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। शरीर में जल तथा सोडियम अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो जाने से शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, पेशियां शिथिल हो जाती हैं, रक्तदाब कम हो जाता है। बौनापन, यह रोग बचपन में वृद्धि हार्मोन कमी के कारण होता है और वृद्धि हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो इस तरह से हार्मोन की अधिकता से कमी से भी जो रोग हो जाते हैं उनके भी बारे में आप जरूर याद कर लेना। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा।